जॉर्ज सलीम साहब, पहले तो ये मार्का हक के ऊपर आपसे राय ले ली जाए। इसने पाकिस्तान का मुकाम दोबारा से दुनिया के नक्शे के ऊपर नुमाया तौर पर उसका जाहिर किया, क्योंकि कुछ अरसे से मुझे लगता ये था कि इंडिया हावी होता जा रहा है और हम पीछे जाते जा रहे हैं। मई 2025 ने वो बदल दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए, वाटरशेड मोमेंट था जिसको कहते हैं, तारीखी मौका था उस, और इसके 3 पहलू थे। देखिए, एक वो पहलू जिस पे आपने बड़ी तफसील से बयान किया, जंग का पहलू जो था, तो उसमें तो जो पाकिस्तान ने जो बेफिटिंग रिप्लाई दिया वो पूरी दुनिया ने देखा, और अभी तक जाहिर है वो तो चीज़ें ऐसी हैं जो मिलिट्री एकेडमीज़ में शायद पढ़ाई जाएंगी आने वाले दिनों में, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे जाएंगे उस पर। दूसरा उसका पहलू था वॉर ऑफ नैरेटिव्स थी। अच्छा, उस वॉर ऑफ नैरेटिव्स में भी देखें उन्होंने किसको एनलिस्ट किया। जिस तरह उन्होंने राफाल को एनलिस्ट किया था अपनी वो जो जंगी स्ट्रेटजी में, तो वॉर ऑफ नैरेटिव्स में उन्होंने एनलिस्ट किया शशि थरूर को। शशि थरूर दुनिया में ऑडिटर्स जो हैं उसमें उसको लफाजी में उसका नाम है एक बहुत, उसके साथ 40 मेंबर डेलीगेशन 40 मुल्कों में गया। अच्छा, उसके बाद इन जो प्रोपेगेंडा की जो पूरी मशीनरी है पूरी दुनिया में वो सारी, लेकिन उस वॉर ऑफ नैरेटिव्स में भी इंडिया को बुरी तरह शिकस्त हुई। तीसरा पहलू मैं समझता हूँ उसका था सफारतकारी। पहले वो जंग, फिर वॉर ऑफ नैरेटिव्स और फिर सफारतकारी। और उस सफारतकारी में भी आप देखें कि क्या हुआ उसके बाद से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस कहाँ पे है इस वक्त, कि सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है। फिर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कहाँ पे है इस वक्त, सिर्फ अपने खिते में नहीं है, हर जगह पे बाकी खितों में भी पाकिस्तान को एज अ पीस मेकर देखा जा रहा है, एज ए नेट स्टेबलाइजर देखा जा रहा है। तो उसमें भी, और हिंदुस्तान कहाँ है इस वक्त, बल्कि इतने बुखला गए हैं कि जयशंकर के कुछ बयानात जो आपने पिछले दिनों देखे होंगे जो बहुत ही तहजीब से गिरे हुए भी थे, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि वो बौखलाहट जो है ना उसका अंसर ज़्यादा था उसमें। किसी सफारतकार के शान निशान नहीं थे। बिल्कुल, बल्कि मैं तो उसको सफारती शरपसंदी या सफारती शरंगेजी कहता हूँ। ये सही बोला जो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हुई ना। उसको किसी ने पूरी दुनिया में किसी ने उसको दरख्वार इतना ना समझा कि जी किसी ने तवज्जो नहीं दी उसके ऊपर, और फिर दोबारा से सिमट के रह गए उसी में। और फिर इस वक्त देखें अगर उनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें, वो कहाँ है, स्ट्रेटेजिकली इररेलेवेंट हो गए हैं। कहाँ पे वो वक्त था कि वो कहते थे कि हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे पाकिस्तान को, आज खुद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। कहते थे कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इनसिग्निफिकेंट हो गया है, अब खुद से स्ट्रेटेजिक इररेलेवेंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अब पाकिस्तान का एक रोल जो है नेट स्टेबलाइजर के तौर पे, और उनको देखा जा रहा है कि एक जो है ना शरारत पसंद किस्म की पॉलिसी, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ जो है ना हर चीज़ पे एक बड़ा सिनिकल किस्म का व्यू है उनका। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल देखें, और फिर सबसे बड़ी बात है कि इससे पाकिस्तान की कौम के अंदर भी देखें एक जज्बा दोबारा से, जिस पे आपने जिक्र भी किया, और वो बहुत अहम है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है मैं समझता हूँ कि देखें ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अल्लाह ने अमेजिंग मौका दिया है पाकिस्तान को रीब्रांड करने का अपने आप को, बिकॉज इंडिया के उस प्रोपेगेंडे ने इतने सालों से पूरी दुनिया में जो डिसइंफो लैब्स थी, फिर जो इंडिया की एक इकोनॉमिक पावर थी, वो तो है जब चौथे नंबर पे या 5वें नंबर की इकॉनमी है, वो बदलता रहता है थोड़ा बहुत। फिर जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से वो सारा जो था, उसके बावजूद इस वक्त ये हमें मौका है, वो जो पाकिस्तान का इमेज जो उन्होंने तबाह करने की कोशिश की थी उसके बिल्कुल उलट हुआ है। लेकिन नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, क्योंकि देर पा वही होता है, इकोनॉमिक लिंकेजेस में इसको ट्रांसलेट करना है। और देखें, क्योंकि आज की दुनिया में 3 चीज़ें बहुत अहम है कि आप जो दुनिया का जो ग्लोबल लूप है, ट्रेड, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट, उसमें है कि नहीं, तो उसमें आने का ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मौका है। दुरुस्त कह रहे हैं।